Hello everyone, welcome to Unfiltered CSC. So in this particular video, we are going to cover the weekly economic current affairs. लास्ट वीक के जितने भी इंपॉर्टेंट इकोनॉमी रिलेटेड आर्टिकल्स मुझे न्यूज़पेपर से मिले हैं वो सब मैंने इस PDF में कंपाइल कर दिया है एंड यू कैन यूज़ दिस वीडियो इफ़ यू हैव टू रिवाइज इकोनॉमी वाला पार्ट स्पेशली, या फिर आपने अगर करंट अफेयर्स नहीं भी पढ़े हैं तो स्टिल यू कैन वॉच दिस वीडियो. यहाँ से आपका पूरा कवर हो जाएगा. ओके एंड लेक्चर की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लोग दे देंगे. ओके एंड लेट अस अंडरस्टैंड कि ऑब्जेक्टिव क्या है इस वीडियो को बनाने का. सो मेरा काम यहाँ पे सिर्फ आपको न्यूज़ पढ़ाना नहीं है. आई डोंट वांट टू गिव यू इन्फॉर्मेशन, वो आपको न्यूज़पेपर से भी मिल जाएगी. वट आई एम ट्राइंग टू डू इज़ मैं आपको जो भी इंपॉर्टेंट मुझे लगेगा कि हाँ यहाँ से प्री में क्वेश्चन बन सकते हैं या फिर ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन आप अपने मेंस के आंसर में यूज़ कर सकते हो, तो वो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हमें इन्फॉर्मेशन को यूज़ करना है अपनी प्रिपरेशन में. बिकॉज ओवरऑल ऑब्जेक्टिव यही है ना हमारा कि वी हैव टू क्लियर द एग्जाम, राइट. सो या एंड जितना हो सकेगा उतना ईजी लैंग्वेज में आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन बिकॉज इकोनॉमी डिफिकल्ट लगती है काफ़ी लोगों को एंड इट इज़ अ टेक्निकल सब्जेक्ट. सो या दैट विल बी माई ऑब्जेक्टिव. सो लेट अस जस्ट स्टार्ट विद द वीडियो. Okay, so the first article we are going to cover is Unified National Employment Framework. Okay, now ये हिंदू न्यूज़पेपर में आया था ये पर्टिकुलर आर्टिकल एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा मुझे, सो मैंने इसको यहाँ पे ऐड किया है. सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं कि करंट एम्प्लॉयमेंट डायनामिक क्या चल रहा है इंडिया में, क्या क्या चीज़ें अभी चल रही हैं. सो यू ऑल नो कि इंडिया में जो है अभी वर्किंग पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है और अभी और ज़्यादा पीक करेगा. 2050 तक ये 133 मिलियन तक पहुंच जाएगा. सो यू नो वी हैव अ वेरी गुड चांस कि हम इस डेमोग्राफिक डिविडेंड का फ़ायदा उठा सकते हैं क्योंकि बहुत सारे यंग लोग हैं अभी हमारी कंट्री में, ठीक है. एंड 2050 तक हमारी जो वर्क फोर्स पॉपुलेशन होगी वो पूरी दुनिया का 18% जो है वो लाइक फ्रैक्शन में होगी. तो आप समझ रहे हो कि ये कितना बड़ा नंबर है, ठीक है. दूसरा सिनेरियो हम लोग गिग वर्कर्स का भी ले लेते हैं. तो जो गिग वर्कर्स होते हैं मतलब जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, जैसे आपका ब्लिंकिट या स्विगी जोमेटो डिलीवरी वाले होते हैं, तो वो गिग वर्कर्स ही होते हैं, ठीक है. ये लोग भी 9 करोड़ टच कर जाएंगे. इनकी जो ये पॉपुलेशन है, इनका जो डेटा है वो 9 करोड़ तक टच कर रहा है टिल 2030 तक, ठीक है. ये बहुत बड़ा नंबर है 9 करोड़. और 9 करोड़ लोगों के पास एक फॉर्मल प्रोटेक्शन नहीं है अभी. ये जो है किसी भी तरीके के आपके लीगल प्रोटेक्शन के अंदर नहीं आते हैं, ठीक है. तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है. उसके बाद अर्बन स्ट्रेस क्यों आ रहा है? क्योंकि माइग्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है. एक जो रूरल और अर्बन के बीच में जो वेज का गैप है ना वो बहुत ज़्यादा है और रूरल की साइड से अर्बन में बहुत ज़्यादा माइग्रेशन हो रहा है. वाई? बिकॉज लैक ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ. अर्बन में बहुत ज़्यादा जो है वेज है और रूरल में उतनी नहीं है, इसकी वजह से लोग माइग्रेशन करते हैं. तो इस वजह से रूरल और अर्बन गैप आता है, ठीक है. अगर बात करें वुमेन पार्टिसिपेशन की तो फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट जो है इट इज़ लेस देन 35%. एजुकेशन बढ़ रही है बट स्टिल ये फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 35% से कम है. तो ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि क्यों ऐसा हो रहा है. तो ये जो है पूरा एम्प्लॉयमेंट का हमारे देश में डायनामिक चल रहा है, ठीक है. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दैट और अदर प्रॉब्लम्स क्या हैं. गवर्नमेंट इतनी सारी स्कीम्स लाती हैं, ठीक है. हम लोग इतना सारा डेटा कलेक्ट करते हैं. वी कलेक्ट अ लॉट ऑफ डेटा ना, हमारे पास बहुत सारा डेटा है. उसी से हमें पता चलता है कि कितनी वर्किंग एज पॉपुलेशन है, कितना अनएम्प्लॉयमेंट है हमारे देश में. NSSO डेटा कलेक्ट करता है. हमारा जो सेंसस है 2011 का, वहाँ पे भी ये चीज़ मेंशन है, ठीक है. उसके बाद EPFO, यहाँ से हमें पता चलता है कि कितने लोग जो हैं इसके अंदर इनरोल्ड हैं, कितने लोगों का अकाउंट है. सो वी हैव अ लॉट ऑफ डेटा ओवर हियर. हमारे पास स्कीम्स भी काफ़ी सारी हैं. द गवर्नमेंट रन्स अ लॉट ऑफ स्कीम्स. सेंटर की उसमें अलग हैं, स्टेट की अलग हैं, सबकी अलग अलग स्कीम्स चल रही हैं. बट ये सबसे प्रॉब्लम क्या आ रही है कि ऑल ऑफ देम आर वर्किंग इन सिलोज. ये जितने भी चीज़ें चल रही हैं सब अलग अलग डिपार्टमेंट में हो रहा है, अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ में हो रहा है, सेंटर का अलग हो रहा है, स्टेट का अलग हो रहा है. इसकी वजह से इन सब चीज़ों का हम उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठा पा रहे. हम मतलब गवर्नमेंट इतना सारा पैसा खर्चने के बावजूद भी हम लोग उसका उतनी एफिशिएंसी के साथ यूज़ नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज देयर इज़ अ लैक ऑफ इंटीग्रेशन. डोंट यू थिंक इंटीग्रेशन होना चाहिए? अब आप एक चीज़ समझो, पहले जब आधार नहीं था, ठीक है, अभी हमारे पास आधार है. आधार इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल इफ़ यू हैव टू अंडरस्टैंड ना कि हाउ डज दिस इंटीग्रेशन वर्क्स.
तो पहले जब आप डिपार्टमेंट्स में जाते थे, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, आपको हर उसकी अलग अलग आईडी बनानी पड़ती थी। बट जब से आधार आया ना, एवरीथिंग हैज़ बीन इंटीग्रेटेड। अभी आपका आधार कार्ड सब जगह चल जाता है। नो, दिस पर्टिकुलर सिस्टम हैज़ बीन इंटीग्रेटेड। समझ रहे हो आप? तो वाई कांट वी डू दिस हेयर एज वेल? क्यों हमें ज़रूरत है यूनिफाइड एम्प्लॉयमेंट फ्रेमवर्क की? अगेन वही फ्रेगमेंटेशन। कोई स्किल इनिशिएटिव गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करती है तो वो आपका जो है उसका कोऑर्डिनेशन नहीं सही से बैठ पाता है, ठीक है, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट्स रन कर रहे हैं आपस में, तो उसके जो आउटकम्स होते हैं वो डाइल्यूटेड हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा, हमारे पास टाइम बहुत कम है, क्योंकि जो हमारा वर्क फोर्स पीक करेगा वो 2043 तक करने वाला है, ठीक है। मतलब आने वाले कुछ 15-20 सालों में हमारा वर्क फोर्स पीक कर जाएगा। हमारे पास इतना ही टाइम बचा है अपना डेमोग्राफिक डिविडेंड को रीप करने का। तो अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो वी विल बी एट लॉस। समझ रहे हो आप? लॉस पे होंगे ना हम लोग। दूसरी बात, इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं है। अगर हमारे पास यूनिफाइड एम्प्लॉयमेंट फ्रेमवर्क आएगा तो डेफिनेटली हम इंक्लूसिव ग्रोथ अचीव करेंगे। इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होता है कि यार सबको ग्रोथ मिल रही है, ठीक है, एक बैलेंस ग्रोथ हो रही है। रूरल भी डेवलप कर रहा है, अर्बन भी डेवलप कर रहा है। इनइक्वालिटी नहीं है। अभी आपको पता है इंडिया में कितनी इनइक्वालिटी है, ठीक है। कितने जो पूरा जो वेल्थ है इंडिया का, कितने परसेंट लोग उसको ओन करते हैं, ओके। तो देखो, जब यूनिफाइड एम्प्लॉयमेंट फ्रेमवर्क रहेगा ना, तो आपका जो डेटा कलेक्शन मैकेनिज्म है वो इंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक है। आपके पास एक प्रॉपर डेटा रहेगा कि हाँ कौन सा स्टेट पीछे छूट रहा है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा ज़रूरत है ना। तो आपको जब पूरा प्रॉपर डेटा आपके पास रहेगा, अभी तो बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंटेड है, अगर आपके पास प्रॉपर एक डेटा रहेगा तो यू वुड बी एबल टू मेक बेटर पॉलिसीज, राइट, कि हाँ यार यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है, यहाँ पे वी शुड स्पेंड मोर मनी फ्रॉम आवर बजट। उसके बाद अगर यूनिफाइड एम्प्लॉयमेंट फ्रेमवर्क रहेगा तो देयर विल बी द पॉलिसी कोहेरेंस। पॉलिसी कोहेरेंस मतलब कि कोऑर्डिनेशन में सारी पॉलिसीज काम करती हैं आपस में, ठीक है। सारे जो आपके मतलब इनिशिएटिव्स होंगे वो एक कोहेरेंस में काम करेंगे। अभी कोहेरेंस नहीं है, ठीक है। आप खुद देखो, जो इंडस्ट्रीज में स्किल्स की डिमांड होती हैं वो आपके कॉलेजेस या स्कूल्स में नहीं पढ़ाया जाता। तो कहीं ना कहीं तो एक लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है ना। हम सबको पता है कि इंडस्ट्रीज में क्या डिमांड है, आप खुद देख लो। लाइक द स्टूडेंट्स हु डू MBA, ठीक है, दे रीड द सेम ओल्ड थियोरेटिकल टेक्स्ट बुक्स। देयर आर वेरी लेस कॉलेजेस इन इंडिया जो प्रैक्टिकल किस तरीके से चीज़ों को करना है, कैसे कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंस है, ये बहुत कम कॉलेजेस हैं जो एक्चुअल में सिखाते हैं, ठीक है। दैट यू ऑल नो। सो देयर इज़ अ वेरी वीक कोऑर्डिनेशन। दैट इज़ वाई वी नीड यूनिफाइड एम्प्लॉयमेंट फ्रेमवर्क, इसलिए इसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। यू कैन यूज़ दिस इन योर मेन्स आंसर राइटिंग। आपको अगर पूछा जाए कि हाँ वे अहेड क्या होना चाहिए या फिर इस पर क्वेश्चन बन सकता है, तो आप इसकी चीज़ की इंपॉर्टेंस बता सकते हो। करंट जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स चला रही है वो ये है स्किल इंडिया, PLI स्कीम्स, लेबर कोड्स, ठीक है। उसके बाद की चैलेंजेस आप लिख सकते हो। क्या है की चैलेंजेस? की ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयबिलिटी है। आपको विश्वास नहीं होगा कि इतने सारे परसेंटेज में जो अनएम्प्लॉयड्स हैं ना, उसमें सबसे ज़्यादा ग्रेजुएट्स ही हैं, ठीक है। ग्रेजुएट लोग सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयड हैं, क्योंकि उनका जो करिकुलम है वो उनकी इंडस्ट्री स्किल्स के साथ अलाइन नहीं कर रहा है। उन्हें कॉलेज से ड्रॉप लेने के बाद 2 साल स्किल सीखने में लग जाते हैं कि हाँ कंपनी में इस चीज़ की डिमांड है, सो दे लर्न दोज स्किल्स, ओके। सो डेफिनेटली इट इज़ एन अनइवन एग्जीक्यूशन है। जो रिफॉर्म्स और स्किलिंग है वो अलग अलग स्टेट्स में वेरी करती है, एक जैसा एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है। रीजनल स्क्यू है, जैसा कि मैंने आपको बताया। जेंडर बैरियर्स है, वुमेन का नहीं हो पा रहा है डिस्पाइट ऑफ डूइंग वेरी वेल इन एजुकेशन थिंग ना। आप देखा करो, वुमेन का जो है एजुकेशन में बहुत अच्छा रहा है परफॉर्मेंस, बट लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट तब भी नहीं बढ़ रहा है। सो डेफिनेटली देयर आर सर्टेन थिंग्स ना। देन वीक डेटा, फ्रेगमेंटेड एंड आउटडेटेड स्टैट्स। अगर हमारा ये इनिशिएटिव आता है तो हमारा जो डेटा होगा वो इंटीग्रेटेड होगा, जिसकी वजह से हम लोग क्या कर पाएंगे, बेटर पॉलिसीज बना पाएंगे, ठीक है। वे हेड में हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी कैन, ये पूरा जो है, ये जो मैंने बताया हुआ है आपको पूरा चैलेंजेस और वे हेड, ये पूरा आर्टिकल में से मैंने निकाला है, ठीक है। ये सब न्यूज़पेपर में आया था। सो नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी शुड बी देयर, एक कोऑर्डिनेटेड फ्रेमवर्क बनेगा सेंटर और स्टेट्स के बीच में। हमें फोकस करना चाहिए MSME और गिग वर्कर्स को, क्योंकि गिग वर्कर्स का पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है ना, ओके। एंड MSME शुड बी टारगेटेड, बिकॉज अगर हम इनको टारगेट करेंगे तो हमारी जो लोकल इंडस्ट्रीज होंगी वो बूम करेंगी, समझ रहे हो। स्किल और इंडस्ट्रीज का लिंक होना चाहिए। इंक्लूसिव प्रोग्राम्स हमें बनाने चाहिए जो सबको कवर करें। वुमेन सेंट्रिक इंसेंटिव्स लाने चाहिए। तो दीज आर द पॉइंट्स यू कैन राइट इन योर मेंस एग्जाम, समझ रहे हो।
देन रियल टाइम लेबर ऑब्जर्वेटरी, यूनिफाइड डैशबोर्ड फॉर टाइमली ट्रांसपेरेंट इंसाइट। इस तरीके का हम कोई पोर्टल या ऑब्जर्वेटरी बना सकते हैं जो देखे कि हाँ क्या स्टेटस चल रहा है, किस तरीके की चीज़ें हमें करने की ज़रूरत है। ओके, सो आई होप दिस न्यूज़ विल बी हेल्पफुल फॉर यू। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़। ओके, नाउ दिस इज अ शॉर्ट न्यूज़। यहाँ पे क्रिटिकल मिनरल रिसाइकलिंग इंसेंटिव स्कीम लाई गई है। ठीक है, सबसे पहले आपको प्री के पर्सपेक्टिव से ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है, या फिर आप कोई भी एग्जाम देना चाहते हो सीरियस का या कुछ भी, तो वहाँ पे ये पूछ सकता है। ओके, तो ये जो मिनरल रिसाइकलिंग इंसेंटिव स्कीम है, सबसे पहले तो ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर आती है। ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, राइट? ऑब्वियसली इट्स अ कॉमन सेंस कि हाँ मिनरल रिसाइकलिंग वाला कोई स्कीम होगा तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर ही आएगा। एंड दिस इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, मतलब यहाँ पे जो खर्चा होगा स्कीम को लागू करने का वो किस प्रपोर्शन में डिवाइड होगा बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। यहाँ पे आपका 60 से 40 का रेशियो रहता है। ठीक है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में स्टेट्स को भी कंट्रीब्यूट करना पड़ता है एंड दे आर इम्प्लीमेंटेड बाय स्टेट्स ओनली। बट जो आपकी सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है वहाँ पे एंटायरली वो स्कीम्स फंडेड होती हैं थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली। ठीक है, तो नाउ लेट अस सी कि भाई इसका ऑब्जेक्टिव क्या है क्रिटिकल मिनरल रिसाइकलिंग इंसेंटिव स्कीम का। देखो ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, टू रिसाइकल द क्रिटिकल मिनरल्स from secondary sources, e-waste, spent lithium-ion batteries and metal-rich scrap. Okay, now इस चीज़ को समझो कि ये जो critical minerals होते हैं क्यों यूज़ होते हैं इतने ज़्यादा। देखो India is trying to achieve its net zero target in 2070। ठीक है, 2070 तक हम लोग चाह रहे हैं कि हम नेट ज़ीरो अचीव करें। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारे कार्बन एमिशंस होंगे ना उनको कम करना पड़ेगा काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, उसी डायरेक्शन में गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ें कर रही हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग क्या करना चाहते हैं, वी वांट टू इंट्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक कार्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, है ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वी वांट टू इंट्रोड्यूस। तो ये जिस तरीके की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा क्रिटिकल मिनरल्स का यूज़ होता है, फॉर एग्जांपल लिथियम, ठीक है, कोबाल्ट, तो लाइक ऐसे बहुत सारे क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं जिसमें इनका यूज़ होता है। और दूसरी बात यहाँ पे ये है कि इंडिया जो है इन क्रिटिकल मिनरल्स को अचीव करने के लिए सिर्फ इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट है। हम लोग काफ़ी हाई अमाउंट में क्रिटिकल मिनरल्स को इंपोर्ट करते हैं बाहर की कंट्रीज़ में। इसकी वजह से क्या होता है, देखो एक तो इंपोर्ट बिल बैठता है, बहुत ज़्यादा हमारा जो है खर्चा हो जाता है इन क्रिटिकल मिनरल्स को मंगवाने में। दूसरी बात ये होती है कि एक लार्ज अमाउंट ऑफ ई वेस्ट भी जनरेट होता है, अ ह्यूज अमाउंट ऑफ ई वेस्ट। तो अगर हम लोग इनको रिसाइकल कर सकते हैं तो वाई नॉट, वी शुड रिसाइकल देम ना। अगर हम इनको रिसाइकल कर पाएंगे तो जो हमारा इंपोर्ट बिल होगा वो भी कम होगा, जो हम ई वेस्ट जनरेट कर रहे हैं वो भी कम होगा, और दूसरी बात सर्कुलर इकोनॉमी हमारी प्रमोट होगी। इट इज़ अ गुड फॉर आवर इकोनॉमी, राइट? ओके, सो दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव कि हम अपना इंपोर्ट डिपेंडेंस को कम करें फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बैटरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, जितने भी ये चीज़ों में क्रिटिकल मिनरल्स यूज़ होते हैं तो इनमें हमारा इंपोर्ट डिपेंडेंस कम हो जाएगा। दूसरा क्या कर सकते हैं हम लोग, वी कैन बिल्ड आर सर्कुलर इकोनॉमी कैपेसिटी वाया एक्सट्रैक्शन एंड रीयूज फ्रॉम वेस्ट स्टीम्स। ठीक है, अब देखते हैं इस स्कीम का आउटलेट कितना है, 1500 करोड़। देखो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको जो याद रखना था वो ये था कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड इंसेंटिव है एंड इंट्रोड्यूस बाय मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। ठीक है, एलिजिबिलिटी किसकी है, न्यू यूनिट्स की, कैपेसिटी एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन। देखो ये इंसेंटिव इसमें किसको मिलेगा, जो भी स्मॉल या बिग आपके रिसाइकलर्स यूनिट हैं। ठीक है, जो रिसाइकल करेंगे उनको गवर्नमेंट इंसेंटिव देगी। अब इंसेंटिव देखो अलग अलग तरीक़ों से दे सकती है। अगर मान लो कि कोई ये रिसाइकल बेस्ड कंपनी अपने लिए कोई एक मशीन खरीदना चाहती है तो उस पर गवर्नमेंट उनको सब्सिडी दे देंगी कि आप कम पैसों पे इस मशीन को आप कम पैसों में कैपिटल एक्सपेंडिचर कर सकते हो। ठीक है, ताकि ये प्रमोट हो और ज़्यादा। ठीक है, गवर्नमेंट इस पर अपना लाइक एक तरीके से सपोर्ट देंगी। ओके, नाउ दूसरा क्या है, बेनिफिशियरी इनके कौन होंगे, लार्ज रिसाइकल्स एंड स्टार्टअप्स, जैसा कि मैंने बताया। ठीक है, फोकस इसका किस पे होगा, ओनली फॉर द मिनरल एक्सट्रैक्शन। ओके, नाउ ये पूरा डेटा दिया हुआ है, इसको आप चाहो तो देख सकते हो, बट इंपॉर्टेंट इसमें इतना ही था। ठीक है, ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़। इट इज़ ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट बाय नीति आयोग। सबसे पहले पता होना चाहिए ये जो पर्टिकुलर नाम है लाइक ट्रेड वॉच रिपोर्ट, ये कौन पब्लिश करता है, दिस इज पब्लिश्ड बाय नीति आयोग। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है क्वार्टरली ट्रेड एनालिसिस होता है, यानी कि पिछले जो 4 महीने हैं उसमें क्या क्या चीज़ें हुई हैं। ठीक है,
तो उससे रिलेटेड जो है एनालिटिक्स शेयर करता है नीति आयोग। ओके, तो यहाँ पे ये देखो, वेट, ओके, तो सबसे पहले समझने वाली चीज़ यहाँ पे ये है कि हमारा जो टोटल ट्रेड हुआ है, यानी कि योर इम्पोर्ट एज वेल एज एक्सपोर्ट, ठीक है, इट इज़ रफली अराउंड 1.73 ट्रिलियन का आपका ट्रेड हुआ है, विच इज़ 6% मोर देन लास्ट ईयर ऑन ईयर लिखा है ना, तो हम लास्ट ईयर से कंपेयर करें अगर, तो 6% ज़्यादा आपका ट्रेड हुआ है, जिसमें आपके एक्सपोर्ट्स हुए हैं $823 बिलियन के एंड इम्पोर्ट्स हुए हैं $908 बिलियन के। तो क्लियरली वी कैन सी दैट देयर इज़ अ ट्रेड डेफिसिट हुआ है अगेन इस साल भी, क्योंकि जो आपके इंपोर्ट्स हैं दे आर ग्रेटर देन योर एक्सपोर्ट्स। हमने ज़्यादा खर्चा किया है, ज़्यादा चीज़ें हमने खरीदी हैं बाहर के देशों से एज पर इफ़ यू कंपेयर टू एक्सपोर्ट्स, मतलब हमने बेचा कम है, खरीदा ज़्यादा है, ठीक है, तो ट्रेड डेफिसिट आ गया है यहाँ पे। अब अगर बात करें सर्विसेज एक्सपोर्ट्स की, यानी कि हम लोग एक्सपोर्ट हम लोग दो तरह की चीज़ें करते हैं, ठीक है, एक तो आपकी फिजिकल आइटम्स, दूसरा आपके सर्विसेज मतलब कि हमने आईटी सर्विसेज उनको एक्सपोर्ट करी, सॉफ्टवेयर बना के दिया, है ना, एविएशन या फाइनेंशियल सर्विसेज हमने दी। तो जो हमारी सर्विसेज एक्सपोर्ट हैं इस साल की, वो क्या है, $387 बिलियन की, ठीक है, इट इज़ लेड बाय आईटी, एविएशन, फाइनेंशियल सर्विस। तो ये मेजर सेक्टर्स है जिन्होंने एक्सपोर्ट किया है, ठीक है। जो हमारा टॉप एक्सपोर्ट मार्केट है वो है आपका नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, 25% आपका हुआ है पिछले साल के कंपैरिजन में, प्लस 25%, यानी कि पिछले साल से 25% ज़्यादा। ओके, ऑलराइट। सप्लाई जो है हमारा थोड़ा यूएई की तरफ शिफ्ट हो रहा है एज कम्पेयर टू रशिया, ठीक है। देन चाइना इंपोर्ट्स हुए हैं हमारे ज़्यादा, एंड ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मशीनरी हमने इनसे काफ़ी ज़्यादा खरीदी है, ये मेजरली हमने इंपोर्ट किया है चाइना से, ठीक है। तो ये कुछ इंसाइट्स थे जो नीति आयोग की ट्रेड क्वार्टरली रिपोर्ट ने दिए, ठीक है। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डेमोग्राफिक मिशन। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दैट व्हाट डेमोग्राफी मीन्स एक्चुअली। डेमोग्राफी होती क्या है, इट इज़ अ स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो क्या डेमोग्राफी स्टडी होनी चाहिए इंडिया में? डेफिनेटली होनी चाहिए। अगर हम डेमोग्राफी को स्टडी करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कितना, मतलब क्या हमारा फर्टिलिटी रेट चल रहा है अभी, है ना, फर्टिलिटी रेट क्या चल रहा है, बर्थ रेट क्या चल रहा है, सेक्स रेशियो क्या है। तो अगर हमें ये सारी चीज़ें पता होंगी तो हम अपनी कंट्री के लिए बेटर पॉलिसीज़ बना सकते हैं, राइट। हमें पता रहेगा कि किन चीज़ों की आगे डिमांड बढ़ सकती है, या फिर अगर हमें ग्रोथ करनी है, एक इंक्लूसिव ग्रोथ करनी है, तो हमें किन चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। तो जब हमें ये सारी चीज़ें पता रहती है, व्हेन वी स्टडी आवर डेमोग्राफी ना, तो इट हेल्प्स अस टू मेक द बेटर पॉलिसीज़, द पॉलिसी मेकर्स आर एबल टू मेक द बेटर पॉलिसीज़, ठीक है, फॉर द पॉपुलेशन, ठीक है। हमें पता रहता है कि हमें किस सेक्टर पे काम करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अभी करंट का सिनेरियो देखें तो हमें पता है, हमने डेमोग्राफी को स्टडी किया है, दैट्स वाई वी नो कि जो एल्डरली पॉपुलेशन है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी इंडिया में, ठीक है, वो बढ़ने वाली है आने वाले 10 सालों में, बहुत ज़्यादा एल्डरली पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। तो गवर्नमेंट इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहेगी, क्योंकि उन्हें डेमोग्राफी स्टडी करी है, तो वी विल बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस ना। वी विल स्टडी अदर कंट्रीज़, हम लोग जापान को देखेंगे कि उन्होंने किस तरह से इस चीज़ को टैकल किया है। हम लोग एल्डर्स के लिए उनको ध्यान में रखते हुए पॉलिसीज़ बनाएंगे। ओके, सो दैट इज़ द रिक्वायरमेंट टू स्टडी द डेमोग्राफी। ओके, नाउ हम देख सकते हैं कि डेमोग्राफिक मिशन गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है, तो ये है क्या, तो ये एक प्रपोज नेशनल इंसेंटिव है जो मॉनिटर करेगा इंडिया की डेमोग्राफिक्स को। इंडिया की डेमोग्राफिक्स में क्या क्या आता है, फर्टिलिटी रेट आता है, मोर्टेलिटी, माइग्रेशन, किस पैटर्न क्या है माइग्रेशन का, कितना लोग माइग्रेट कर रहे हैं, है ना। दूसरा फॉर द बैलेंस ग्रोथ, ताकि हम लोग एक अच्छी ग्रोथ अचीव कर पाएँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर पाएँ, है ना। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द एम्स, कि एम्स क्या है। अब सी, इसके 3-4 पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव हैं। पहला क्या है, टू कर्ब द इलीगल इन्फिल्ट्रेशन। देखो, अगर आप डेमोग्राफी स्टडी करोगे बॉर्डर स्टेट्स की, तो अगर आप लॉन्ग रन में ये सब स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि पॉपुलेशन पैटर्न चेंज हो रहा है, नए एथनिसिटी के लोग आ रहे हैं, या फिर एथनिसिटी में डाइल्यूशन हो रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन कर्ब द इलीगल इन्फिल्ट्रेशन। आपको ये पता तभी चल पाएगा कि इलीगल इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है जब आप थोड़ा मॉनिटर करोगे डेमोग्राफी को, ठीक है। तो पहला ऑब्जेक्टिव तो यही है कि इलीगल इन्फिल्ट्रेशन हम रोक पाएंगे। दूसरा क्या है, वी वुड बी एबल टू बिल्ड अ होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग। अगर हम सोशो इकोनॉमिक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स को इंटीग्रेट कर दें,
ठीक है, हमें जो है डेवलपमेंट तो करना है, लेकिन इट शुड बी इंटीग्रेटेड, ठीक है, आइसोलेशन में नहीं करना है। दूसरा, वी वुड बी एबल टू क्रिएट ए डेमोग्राफिक इंटेलिजेंस सिस्टम फॉर एविडेंस बेस्ड गवर्नेंस। देखो कितना अच्छा कीवर्ड है, आप इसको इकोनॉमी में, गवर्नेंस में यूज कर सकते हो, है ना। इट इज़ अ वेरी गुड की टर्म, आई थिंक यू कैन यूज इट इन योर मेन्स आंसर। ओके, ना उसके कोर फीचर्स क्या होंगे, ये बात कर रहे हैं एक हाई पावर्ड कमीशन बनाने की फॉर द डेमोग्राफिक असेसमेंट। जैसे आपका है ना नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, SC ST, तो वैसे ही डेमोग्राफी के लिए स्पेसिफिकली बनाना चाहते हैं, ताकि एक असेसमेंट हो पाए अच्छे तरीके से और मॉनिटर हम लोग कर पाएँ। दूसरा, टेक स्टैक, डेटा एनालिटिक्स का ये यूज़ करेंगे, सैटेलाइट मैपिंग का यूज़ होगा यहाँ पे फॉर द रियल टाइम मॉनिटरिंग। ओके, देन ह्यूमन कैपेबिलिटी लेंस, इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाएगा। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर टू डेवलप योर ह्यूमन कैपिटल। दूसरा है आपका सिक्योरिटी डेवलपमेंट कन्वर्जेंस। हम लोग करेंगे अपना बॉर्डर मैनेजमेंट को इंटीग्रेट विद सोशो इकोनॉमिक प्लानिंग, ताकि जो बॉर्डर के जो स्टेट्स हैं वो भी ठीक तरीके से डेवलप हो पाएँ। ओके, नाउ वाई देयर इज अ नीड नाउ, सबसे पहले ट्रांजिशन हो रहा है, वी आर इन अ बिग ट्रांजिशन। मैंने बताया आपको ना कि हमारी जो वर्किंग एज, जो हमारी यूथ है, उसकी पॉपुलेशन इंडिया में बहुत ज़्यादा है, यंग वर्कर्स हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है, और एल्डरली पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती जा रही है। सो देयर आर लॉट ऑफ लाइक बहुत ज़्यादा ट्रांजिशन होने वाला है, राइजिंग एल्डरली शेयर होने वाला है, जिसकी वजह से रीजनल इम्बैलेंस भी आ सकता है, ठीक है। एंड हर स्टेट का अलग अलग पैटर्न है। फॉर एग्जाम्पल आप केरला का एग्जाम्पल लो अगर, तो केरला में देर इज़ अ लॉट ऑफ एल्डरली पॉपुलेशन, ठीक है। बट इफ़ वी टॉक अबाउट बिहार, बिहार में बहुत ज़्यादा यूथ है अभी, ठीक है, बहुत ज़्यादा यंग पॉपुलेशन है बिहार में, तो बहुत रीजनल इम्बैलेंस है। बहुत हमें ज़रूरत है कि एक पर्टिकुलर कमीशन हो जो स्टडी कर पाए, ठीक है, इन सब चीज़ों को। दूसरा, माइग्रेशन काफ़ी ज़्यादा होता है, इंटरनली भी और क्रॉस बॉर्डर भी। ये रीशेप करता है हमारे लेबर मार्केट्स को और आइडेंटिटीज़ को। माइग्रेशन से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा लेबर मार्केट में, तो ये सारी चीज़ें जो है वो डेमोग्राफी में हम लोग स्टडी करते हैं। दूसरा, ह्यूमन कैपिटल गैप। लेट अस अंडरस्टैंड दैट व्हाट दिस ह्यूमन कैपिटल गैप्स, इसका क्या मतलब है। देखो, जब आपको एजुकेशन, हेल्थ और स्किल्स में अनइक्वल एक्सेस मिलता है, तो वो आपका एक ह्यूमन कैपिटल गैप कहलाता है, ठीक है। आपको प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है, जो हमारा पर्टिकुलर यूथ है, किसी को एजुकेशन का एक्सेस मिल पा रहा है, किसी को नहीं मिल पा रहा है, कोई ये स्किल्स एक्वायर कर पा रहा है, कोई नहीं कर पा रहा है, किसी को अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल रही है, तो वो एक तरीके का ह्यूमन कैपिटल गैप हुआ। डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है इससे खतरे में आता है, रिस्क करता है ये, हम इससे प्रॉपर जो है बेनिफिट रीप नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हो आप? ओके, लेट अस गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, ऑल राइट। दूसरा पॉइंट क्या है, सिक्योरिटी रिस्क, इन्फिल्ट्रेशन, रैपिड प्रोफाइल चेंजेस इन बॉर्डर एरिया, हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। पॉलिसी इंटीग्रेशन हो पाएगा, डेमोग्राफी मस्ट गाइड रिसोर्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल प्रोटेक्शन, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो हमने कवर किए हैं। यू कैन यूज दिस इन योर मेन्स आंसर। बाकी अगर हम बात करें चैलेंजेस की, कि क्या क्या चैलेंजेस हैं, हम जब डेमोग्राफी स्टडी करते हैं तो क्या चैलेंजेस आते हैं। देखो, आप कोई भी चीज़ स्टडी करते हो तो यू नीड अ डेटा फॉर दैट, राइट। तो डेटा गैप्स हैं काफ़ी सारे, वीक इंटीग्रेशन है अक्रॉस सोर्सेज। हम कैसे माने कि कौन सा डेटा रिलायबल है जब उसके 3-4 सोर्सेज हैं, 3-4 अलग अलग जो आपके डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, वो डेटा रिलीज करते हैं। तो डेफिनेटली लैक ऑफ इंटीग्रेशन वाली प्रॉब्लम तो है, डेटा गैप्स हैं, ठीक है। उसके बाद कलेक्शन मैकेनिज्म क्या है, किस तरीके से आपने कलेक्ट किया है, ट्रांसपेरेंसी का इशू आ जाता है, क्या कहीं वो डेटा बायस तो नहीं है ना। तो दीज आर लॉट ऑफ थिंग्स। पॉलिटिकल सेंसिटिविटीज़ हैं थ्रू माइग्रेशन एंड फर्टिलिटी डिबेट्स। देखो, इसके अराउंड काफ़ी सारी जो है, मतलब थोड़े रिस्की टॉपिक्स होते हैं ये, क्योंकि नहीं पसंद आता लोगों को कभी कभी डिस्कस करना फर्टिलिटी डिबेट्स के बारे में। अब आप हर किसी को जाके बोलोगे कि लाइक आप, मतलब हमें पॉपुलेशन अपनी कम करनी चाहिए, तो एवरीवन विल नॉट बी कंफर्टेबल विद दिस आइडिया, राइट। दूसरा है माइग्रेंट राइट्स वर्सेस सिक्योरिटी। माइग्रेंट के भी तो राइट्स होते हैं ना। UN वाले बोलते हैं कि भाई आप कोई भी अगर प्रताड़ित होकर हमारे देश के बॉर्डर में आ रहा है तो यू नीड टू एक्सेप्ट दैट पर्सन, आप उसको एक्सेप्ट करिए, है ना। रिफ्यूजी क्राइसिस, रिफ्यूजीज़ को जगह दीजिए अपने यहाँ पे रहने की। तो माइग्रेंट राइट्स वर्सेस सिक्योरिटी वाली बात आ जाती है यहाँ पे, ठीक है। हम इनको भी कम्प्लीटली मतलब डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा, एजिंग प्रेशर, सस्टेनेबल पेंशन एंड हेल्थ केयर नीडेड। इस चीज़ की भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, ये चीज़ का भी प्रेशर है हमारे पास कि हमें जो है जो यूथ है उनके ऊपर तो पैसे खर्च करने ही हैं, बट साथ में जो एजिंग पॉपुलेशन हमारे सर पे आ रही है, मतलब जो बढ़ रही है काफ़ी ज़्यादा,
हमें उनके लिए भी हेल्थ केयर और पेंशन ये सब चीज़ें मतलब एक तरीके से हम देखें तो हमें ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत है, ठीक है। ओके, नाउ लेट अस सी वे फॉरवर्ड। तो वे फॉरवर्ड में अगर हम देखें तो हमें क्या करना पड़ेगा, यूनिफाइड मैपिंग, वी हैव टू इंटीग्रेट सेंसस, एनएफएचएस एंड एनपीआर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। मतलब सिंपल से ये है कि आप इन सभी को इंटीग्रेट कर दीजिए, ठीक है। दूसरा क्या है, नेशनल माइग्रेशन पॉलिसीज़, आप एक पर्टिकुलर नेशनल माइग्रेशन पॉलिसी लाइए, मोबिलिटी राइट्स को प्रोटेक्ट कीजिए, होस्ट होम कोऑर्डिनेशन, क्योंकि जो माइग्रेंट्स होते हैं ना उनको भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। जो गांव से एक आदमी लाइक फॉर द जॉब, इफ वो आदमी अगर अर्बन एरिया में जाता है, ठीक है, काम करने के लिए, तो वहाँ पे उसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, कि उसका आधार में, ड्राइविंग लाइसेंस में और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे उसको मतलब जहाँ पे वो रहता था उसको वहाँ पे फ्री पे राशन मिलता था, ठीक है, बट ज़रूरी नहीं है ना कि वो अब दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा है तो वहाँ पे भी उसको मिल जाएगा, भले ही उसके पास वो जो राशन कार्ड वो हो, बट स्टिल देयर इज़ अ प्रॉब्लम। मतलब ये जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया है, ठीक है। तीसरा है ह्यूमन कैपेबिलिटी पुश, अलाइन प्लानिंग विद एजुकेशनल स्किल्स हेल्थ, ये मैं बता चुकी हूँ आपको कि भाई प्लानिंग आप मतलब इनमें प्लानिंग की ज़रूरत है हमको काफ़ी ज़्यादा। दूसरा है कम्युनिटी सेंसिटाइजेशन, ठीक है, हमें पब्लिक अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है। देन इंस्टीट्यूशनल मसल, सेटअप NIDRP फॉर डेटा ड्रिवन गाइडेंस। इसका क्या मतलब हुआ, ये होगा आपका एक रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, जो कि आपका हेल्प करेगा डेटा कलेक्ट करने में। डेटा ड्रिवन गाइडेंस क्या हुई कि आपने डेटा को स्टडी किया एंड देन उसके बाद उस डेटा के बेसिस पे आपने अपनी पॉलिसी बनाई, ठीक है। ओके, सो आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू एंड यहाँ पे आप काफ़ी सारे पॉइंट्स अपने मेंस में यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल दिस ऑल ऑफ दीज वे फॉरवर्ड पॉइंट्स यू कैन यूज इट इन योर आंसर, ठीक है। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज माइक्रो फाइनेंस स्ट्रेस, साधन भारत माइक्रो फाइनेंस रिपोर्ट। देखो, साधन भारत है क्या, सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है। देखो, तो ये जो साधन हुआ ना, ये आपका पूरा माइक्रो फाइनेंस का जो पूरा परफॉर्मेंस रहा है इंडिया में, हमारी कंट्री में, उसकी रिपोर्ट देता है कि किस तरीके से परफॉर्म किया है इस साल माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में, ठीक है। ये दिखाता है कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस का परफॉर्मेंस किस तरीके का रहा है। उसके अलावा इससे ट्रांसपेरेंसी भी आती है, बिकॉज आपको पता रहेगा कि व्हाट इज़ लाइक क्या हम लोगों का परफॉर्मेंस रहा है, तो उससे क्रेडिबिलिटी भी आएगी, राइट। okay, and it will also guide the policy makers, ठीक है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड जो भी इनके की ऑब्जर्वेशंस रहे हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, पहला 6.2% जो हमारे टोटल लोन्स का जो परसेंटेज है वो ड्यू रहा है, ठीक है, मोर देन 30 डेज वो ड्यू रहा है, ठीक है। 6 आउट ऑफ 100 लोन्स आर डिलेड बाय मोर देन 30 डेज, अगर हम इसको उसमें कैलकुलेट करें, अगर आपको वैसे देखना है तो 100 में से 6 लोन्स तो आपके डिलेड हुए हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, जो लोन्स आपके 90 डेज से ज़्यादा ड्यू रहे हैं उनकी जो परसेंटेज है वो कितने हैं, 4.8%, और ये नंबर बड़ा है, ठीक है। पहले जो था आपका 1.6% था, लेकिन अभी कितना हो चुका है, 4.8%। तो जो लोन रीपेमेंट का जो डिले है उसका परसेंटेज बड़ा है पिछले साल से, ठीक है। दूसरा, अगर हम बात करें रीजनल सेक्टर की, तो बिहार का जो आउटस्टैंडिंग है वो काफ़ी ज़्यादा है, 57,712 करोड़, ठीक है। यहाँ पे डेटा दिया हुआ है। देखो, इतना मतलब डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत हम लोग देख सकते हैं कि माइक्रो फाइनेंस का क्या किस तरीके का परफॉर्मेंस रहा है, ठीक है। ओके, अगर हम रूरल वर्सेस अर्बन की बात करें तो रूरल का जो है वो 6.4% है, मतलब 6.4% लोन्स ऐसे हैं जिन्होंने 30 डेज का डिले किया है, ओके। एंड अर्बन का कितना है, 6.0%। ओके, इजंट इट इंटरेस्टिंग, अर्बन में ज़्यादा कंज्यूमरिज्म और मटीरियलिज्म होता है, बट स्टिल जो रूरल लोगों का डेट है वो ज़्यादा है। तो आप इसका कमेंट्स में मुझे रीज़न बता सकते हो कि क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है, व्हाट कुड बी द रीज़न। ओके, सो ये इस तरीके का कुछ लाइक ये था, मतलब दीज आर द टेक अवेज, आप इसको मेंस में यूज़ कर सकते हो, अपना बता सकते हो। माइक्रो फाइनेंस अगर आपके ऊपर टॉपिक आता है लिखने के लिए तो यू कैन राइट इट इन द चैलेंजेस कि थोड़ा परफॉर्मेंस ठीक नहीं चल रहा है इस साल एज पर दिस साधन भारत माइक्रो फाइनेंस रिपोर्ट, ठीक है। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे एक आर्टिकल आया था तो हम उसके बारे में बात करेंगे, यहाँ पे जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा आई विल टेल यू, ओके। ना फटाफट से हम लोग अपना जो भी स्लाइड्स हैं इनको कंप्लीट करते हैं बिकॉज टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है, ओके। ना पहले देखो फैक्ट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, करंट कॉन्टेक्स्ट क्या चल रहा है अनएम्प्लॉयमेंट का। देखो,
इसको आप अपने आंसर में लिख सकते हो, क्योंकि ये बहुत एक शॉकिंग फैक्ट है कि भाई 46,000 पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं वो सैनिटेशन जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं हरियाणा में, ठीक है। तो ये एक तरीके का मतलब एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट ही हुआ ना, कि आपके पास एजुकेशन है बट स्टिल बेरोजगारी है। तो ये क्या दिखाता है, ये एक स्ट्रक्चर फेलियर दिखाता है इकोनॉमी का, ठीक है। लोगों के पास अब सारी स्किल्स हैं, लोग एजुकेटेड हैं, बट इकोनॉमी ही उन्हें एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रही है। तभी तो देखो मतलब एक पढ़ लिख के इंसान अपना सैनिटेशन जॉब के लिए, मतलब थोड़ा लो स्किल वर्क है ये, इसके लिए फिर भी 46,000 लोग अप्लाई कर रहे हैं। ऑल राइट, प्लेसमेंट डिप्स हो रही हैं 2 आउट ऑफ 5। ये देखो 5 में से 2 जो IIT ग्रेजुएट्स हैं वो अनप्लेस्ड हैं। मतलब IIT में सिक्योर करने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आपकी प्लेसमेंट होगी, ठीक है। 66% ऑफ द अनएम्प्लॉयड आर ग्रेजुएट्स। मतलब 66%, 100 में से 66% जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं ना वो ग्रेजुएट्स हैं। तो ये बहुत शॉकिंग फैक्ट है आपके, ठीक है। ओके, नाउ इसके कॉजेज क्या हैं। देखो पहला कॉज तो ये है कि स्किल मिसमैच हो रहा है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि डिग्री जो है वो जॉब स्किल्स के इक्विवेलेंट नहीं आ रही हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है, इंजीनियर्स लैकिंग सिविल लाइफ प्रोजेक्ट एक्सपोजर। लाइफ प्रोजेक्ट एक्सपोजर या लाइफ कोई प्रैक्टिकलिटी नहीं दिखाते हमारे एजुकेशन सिस्टम में, ठीक है। सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज दी जाती है। देन दूसरा, जॉबलेस ग्रोथ हो रही है। GDP तो जा रही है ऊपर, लेकिन जॉब्स उतना पेस नहीं रख पा रही हैं, ठीक है। देखो जैसे सर्विस सेक्टर जो है 54% GDP का आउटपुट जनरेट करता है, बट जॉब्स जो है वो लेस देन 30%, ठीक है। इंडस्ट्री कैंपस गैप है, वीक लिंकेजेस हैं, इंटर्नशिप्स ही नहीं मिल रही हैं आजकल लोगों को। 12% रिपोर्ट नो प्लेसमेंट सपोर्ट, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे प्लेसमेंट नहीं मिल पा रहा लोगों को आजकल। जेंडर डिस्पैरिटी है, ये भी एक तरीके का अलग प्रॉब्लम चल रहा है। मोर देन 30% ऑफ अनएम्प्लॉयड अमंग वुमेन आर ग्रेजुएट्स। रीजनल इम्बैलेंस चल रहा है, कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है, कहीं पे बिल्कुल भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंसेज इसके क्या होते हैं, एक सेकेंड। वट आर द कॉन्सिक्वेंसेज, प्रोडक्टिविटी लॉस होता है, क्योंकि आप बहुत जो एक हाई पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा हमारे देश में वर्कफोर्स है, आप उसका पोटेंशियल टैप ही नहीं कर पा रहे हो। यू आर अनेबल टू टैप द प्रोडक्टिविटी। तो जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा ये जो पोटेंशियल है वो लॉस हो रहा है, हमें काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल का लॉस हो रहा है। दूसरा, फिजिकल स्ट्रेन आ रहा है, ज़्यादा प्रेशर आता है मनरेगा सब्सिडीज़ में, क्योंकि देखो मनरेगा में तो वही लोग आते हैं ना जिनके पास रोज़गार नहीं है, वही गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए अपॉर्चुनिटी का और सब्सिडीज़ का यूज़ करते हैं, है ना। अगर लोग खुद से कमाने लग जाएं और खुद स्किल्स एक्वायर कर लें तो इन सब प्रोग्राम्स में इनका सबका कोई हिस्सा बनेगा ही नहीं, तो गवर्नमेंट को ऑटोमेटिकली फिजिकल बर्डन कम होगा। बट अगर बहुत हाई अमाउंट पे लोग हैं इन सब का बेनिफिट लेने के लिए, तो अगेन इट विल ऐड मोर प्रेशर टू द गवर्नमेंट, ठीक है। तीसरा जो कॉन्सिक्वेंस होगा वो ब्रेन ड्रेन होगा। देखो अगर यहाँ पे आपको सीट्स नहीं मिलेंगी, यहाँ पे आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, तो आप ये सारी स्किल्स लेके कहाँ जाओगे जहाँ इसकी डिमांड होगी। मे बी इट कुड बी अनदर कंट्री। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रेन ड्रेन हो जाएगा, आप अपना जो टैलेंट था वो कहीं दूसरे देश में लेके चले गए, ठीक है। सोशल स्ट्रेस आता है इतना, मतलब आप घर पे खाली बैठे हो, बेरोजगार हो, तो डेफिनेटली वो एक मेंटल हेल्थ क्राइसिस होता है, ठीक है। वेज स्टैग्नेशन हो रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो लोग एम्प्लॉयड हैं या जो लोग काम कर रहे हैं वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, मतलब आप एवरेज सैलरी देख लो 3 to 4 लाख पर एनम है, ठीक है। और वेज स्टैग्नेशन है, वेज बढ़ने की जो रेट है वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, वेज रेट अभी भी उतना ही है, ठीक है, काफ़ी कम स्पीड में बढ़ रहा है। गवर्नमेंट के कुछ ये स्कीम्स हैं जो आप अपने एग्जाम में लिख सकते हो, ठीक है। दीज आर द स्कीम्स, यू कैन राइट इट इन योर एग्जाम अगर पूछा जाए तो। मतलब आप जब लिखते हो कि गवर्नमेंट इंसेंटिव इनिशिएटिव्स क्या लिए हैं, ठीक है। ओके, वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे हम देख सकते हैं हमें कुछ नए पॉइंट्स मिल जाएंगे। एजुकेशन इंडस्ट्री अलाइनमेंट होना चाहिए, है ना। इंटर्नशिप्स, अप्रेंटिसशिप्स, मतलब जो कॉलेजेस हैं ना उन्हीं को ही इंडस्ट्रीज़ के साथ टाई अप करना चाहिए। इंडस्ट्रीज़ के साथ टाई अप करना चाहिए, अपने स्टूडेंट्स को अपने मतलब वही जो भी उनके एडमिशन्स होते हैं उनको भेजना चाहिए इनके यहाँ पे अप्रेंटिसशिप्स के लिए, इंटर्नशिप्स के लिए, सो दैट वो प्रैक्टिकल एक एक्सपीरियंस ले पाएँ स्टूडेंट्स ना, ठीक है। और ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में दिया भी हुआ है ना। इट इज़ वन ऑफ द स्किल मॉड्यूल्स। दूसरा, लेबर इंटेंसिव पुश है, ओके। पॉलिसी फोकस शुड बी ऑन मैन्युफैक्चरिंग, रिन्यूएबल्स, हेल्थ केयर, ताकि एक इस चीज़ को पुश मिल पाए। वुमेन फर्स्ट डिज़ाइन होना चाहिए, इट इज़ अ वेरी गुड कीवर्ड, यू कैन यूज़ इट इन योर दिस। मतलब वुमेन की सेफ्टी पे फोकस होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट पे फोकस होना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली वुमेन का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो बढ़ेगा, ठीक है। आप यहाँ पे फोकस करोगे तो डेफिनेटली ये चीज़ बढ़ेगी।
रीजनल डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए, जो टीयर 2-3 सिटीज़ हैं वहाँ पे कॉरिडोर्स बनाए जाने चाहिए, लॉजिस्टिक्स इंप्रूव होना चाहिए, है ना। डेटा एंड लेबर रिफॉर्म, आउटकम्स ट्रैकिंग, लेबर कोड्स, तो अगेन ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज फॉरेन करेंसी सेटलमेंट सिस्टम। ओके, देखो पहले क्या होता था ना, सबसे पहले गिफ्ट सिटी कहाँ पे है, इट इज़ इन गुजरात, ठीक है, गुजरात में है। गिफ्ट सिटी में क्या बेनिफिट होता है किसी भी कंपनी को काम करने का, देखो इसमें इसको उतना डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आपको ये याद रखना है कि फॉरेन करेंसी सेटलमेंट सिस्टम के आने से ना, जो फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन है हमारा, पहले हम कॉरेस्पॉन्डेंट्स के थ्रू करते थे, बट अभी यहाँ पे जो सेटलमेंट होगा वो रियल टाइम होगा। पहले जो था आपको 3 से 4 दिन लग जाते थे, ठीक है, बट नाउ ये इंस्टेंट हो जाएगा, बिकॉज यू डू नॉट हैव टू रिलाई ऑन दी कॉरेस्पॉन्डेंट्स, ठीक है। सीमलेस और नियर इंस्टेंट ट्रांसफर होगा। मतलब पहले क्या होता था ना कि मान लो कोई भी कंपनी है जो गिफ्ट सिटी में ऑपरेट कर रही है, ठीक है, इफ़ दे हैड टू मेक पेमेंट टू द यूएस फर्म, तो उनको जो है बहुत सारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स के थ्रू जाना पड़ता था, जिससे जो है वो 3 से 4 दिन लग जाते थे, है ना। एंड दूसरा फीस, द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन इट वॉज टू हाई, बिकॉज आप इनके थ्रू अगर आप काम कर रहे हो तो डेफिनेटली यू हैव टू पे सर्टेन फीस टू देम एज वेल ना। तो क्या हो रहा था कि देखो टाइम भी जा रहा था और मनी भी जा रहा था। तो अभी इसके आने से क्या हो जाएगा, दे विल बी सीमलेस, वेरी लाइक इट विल बी वेरी इंस्टेंट ट्रांसफर ऑफ मनी, जिसमें आपका जो रिस्क है वो भी कम होगा, दे विल बी बेटर लिक्विडिटी, है ना। और ये जो गिफ्ट होगा इसको ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाएगा, इट विल सपोर्ट क्रॉस बॉर्डर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये हमारा एक तरीके का लॉजिस्टिक्स इंप्रूवमेंट हुआ। हाउ इट वर्क्स यू डू नॉट नीड टू नो अबाउट दिस, ठीक है, इट इज़ लाइक इतना जानना ज़रूरी था। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज श्रम शक्ति नीति 2025 नेशनल लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी। ओके, नाउ इसको देख लेते हैं फटाफट से। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड इसके क्या क्या पिलर्स हैं। सबसे पहले तो देखो एक यूनिफाइड विजन और मिशन है, डिग्निटी, सेफ्टी एंड अपॉर्चुनिटी, ये लोग क्या करना चाहते हैं, लेबर्स की सिक्योर करना चाहते हैं, ठीक है। एक जेंडर और यूथ एम्पावरमेंट होना चाहिए। दूसरा है एम्प्लॉयमेंट डीपीआई। डीपीआई क्या हुआ आपका, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे ये लोग क्या करना चाहते हैं, एक पर्टिकुलर ऐसा पोर्टल या प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं जहाँ पे एआई के थ्रू जॉब मैचिंग हो, आपकी एआई बेस्ड जॉब मैचिंग ये लोग करना चाहते हैं। वहाँ के आपके क्रेडिडेंशियल चेक्स होंगे, मतलब जो जो भी आपने कोर्सेज किए हैं या कोई भी आपके पास सर्टिफिकेशंस हैं, है ना, एंड काउंसलिंग होगी, तो ये गवर्नमेंट बेस्ड होगा, ठीक है। अभी भी आप जॉब्स वगैरह जब सर्च करते हो आप ऐप्स पे जाते होंगे, बट वो गवर्नमेंट बेस्ड नहीं होते। तो यहाँ पे गवर्नमेंट बेस्ड एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये एक और इसका पिलर है। दूसरा क्या है, यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी अकाउंट। ये लोग क्या चाह रहे हैं कि ईपीएफओ, पीएमजे या ई श्रम, जो ये अलग अलग उसमें सिलोज में काम करते हैं, इनको इंटीग्रेट किया जाए, ठीक है। दूसरा वुमेन इन यूथ एम्पावरमेंट, है ना, टारगेट कर रहे हैं कि वुमेन का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो ज़्यादा 2030 तक बढ़ जाए, है ना। फ्लेक्सिबल वर्क हम उनको दे पाएँ, चाइल्ड केयर, एंटरप्रेन्योरशिप एंड वोकेशनल पाथवेज। तो यहाँ पे बेसिकली वुमेन के डेवलप एम्पावरमेंट की बात हो रही है, ठीक है। दूसरा ईज ऑफ कंप्लाइंस एंड फॉर्मलाइजेशन होना चाहिए, एक सिंगल विंडो पोर्टल बनना चाहिए, ठीक है। दूसरा टेक एंड ग्रीन ट्रांजिशन हो, डिजिटल अपस्किलिंग और ग्रीन जॉब्स, क्योंकि हम लोग वी आर गोइंग टू शिफ्ट टुवर्ड्स द ग्रीन इकोनॉमी। हम लोग चाहेंगे कि हमारा कार्बन एमिशंस कम से कम हो, एंड वी वुड बी एबल टू अचीव दिस विद द हेल्प ऑफ व्हाट, हम लोगों को उसके लिए डिजिटल अपस्किलिंग करनी पड़ेगी ना, वी हैव टू क्रिएट द ग्रीन जॉब्स। ओके, तो ये भी एक तरीके का वो है, वन ऑफ द पिलर ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉलिसी। नेक्स्ट है आपका लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट स्टैक, यूनिफाइड डिजिटल बैकबोन फॉर आईडीज, एंटरप्राइज डेटा एंड एंटाइटलमेंट्स। एक पर्टिकुलर आपका जो है एक पोर्टल होना चाहिए जिसमें एक लेबर से रिलेटेड या एक वर्कर से रिलेटेड सारा डेटा उसका आ जाए, ठीक है, कि पहले उसने कहाँ काम किया है, या फिर उसकी एक यूनिक आईडी होनी चाहिए, यूनिफाइड आईडी होनी चाहिए, ठीक है, जो उसका हर जगह चल जाए, अलग अलग उसको आईडीज बनाने की जरूरत ना पड़े। नेक्स्ट क्या है, ट्रीपर्टाइट डायलॉग एंड फेडरलिज्म, ठीक है। ओके, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ वर्कर्स एंड सेंट्रल स्टेट कोऑर्डिनेशन। देखो अभी जो जितनी भी स्कीम्स चलती हैं हमारी, स्टेट के अलग लॉज होते हैं, सेंटर के अलग लॉज होते हैं, तो दोनों का आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए थ्रू ट्रीपर्टाइट डायलॉग एंड फेडरलिज्म, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपकी न्यूज़ है आरबीआई इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन स्कीम जो है उसका जो है वो एक्सपेंशन हो चुका है फ्रॉम नवंबर 1। देखो आरबीआई की ने एक स्कीम थी ऑम्बड्समैन स्कीम, इसके थ्रू क्या कर सकते थे, हमें अगर किसी भी बैंक से कोई प्रॉब्लम है तो हमें एक ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म प्रोवाइड किया था आरबीआई ने, मतलब हम उस पर्टिकुलर उसकी कंप्लेन कर सकते हैं, एक ऑम्बड्समैन हमें दिया हुआ था, ठीक है, आरबीआई द्वारा, ठीक है।
अब देखो आरबीआई ने जो ये ऑम्बड्समैन स्कीम थी जो 2021 में आई थी, इसमें और बैंक्स को भी इंक्लूड कर दिया है। पहले तो सिर्फ नॉर्मल थे, लेकिन अब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, सेंट्रल एंड पैक्स हो गए, नॉन शेड्यूल प्राइमरी हो गए, तो ये भी अब इस ऑम्बड्समैन के अंदर आ गए हैं, मतलब दे आर ऑल्सो अकाउंटेबल। ठीक है, ओके। जितने भी एनबीएफसीज हैं वो भी आ चुके हैं। ये इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स के लिए, ठीक है, क्योंकि ये ऑम्बड्समैन स्कीम है 2021 से चलती आ रही है, और अब इसमें आपका एनबीएफसी भी ऐड हो चुका है, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज भी ऐड हो रही हैं, मतलब इसका जो स्कोप है वो काफ़ी बढ़ चुका है। ठीक है, तो आपसे सवाल पूछ सकता है प्रीलिम्स में कि भाई इसके अंदर ऑम्बड्समैन स्कीम के अंदर कौन कौन से सेक्टर, कौन कौन से बैंक्स किस किस टाइप के आते हैं। ठीक है, तो आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। ठीक है, ओके। नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल विच आई केम अक्रॉस, तो इसको भी फटाफट से कवर कर लेते हैं। दिस इज वाई इंडियन कैपिटल शुड इन्वेस्ट एट होम, यानी कि जो इंडिया का जो कैपिटल है वो होम यानी कि लोकल इंडस्ट्रीज में क्यों इन्वेस्ट होना चाहिए। ठीक है, दिस वी विल स्टडी, इसको देख लेते हैं फटाफट से। देखो, समझो इस चीज़ को। पहला कारण अगर हमें जानना है कि वाई इंडियन कैपिटल शुड बी इन्वेस्टेड एट होम, तो पहला तो क्या है, डिमांड बूस्ट होगी। ओके, बूस्ट इन डिमांड। अगर जो ये एंटरप्रेन्योर्स हैं ये हमारी ही कंट्री में, अपनी ही होम कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली डिमांड बूस्ट होगी। अब आप लोग मुझसे ये पूछ सकते हो कि डिमांड तो वैसे भी बूस्ट होगी, क्योंकि अगर अब हमारे लोग हमारे देश में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो हो सकता है कि कोई फॉरेन कंपनी आके इन्वेस्ट करे, तो डिमांड तो तब भी बूस्ट होगी ना। बट आप इस चीज़ को समझो, ठीक है, अगर एक कोई कंपनी अपने लोकल लाइक इंडिया में ही इन्वेस्ट करती है तो वो क्रिएट करेगा आपका मल्टीप्लायर इफेक्ट। इस चीज़ को समझो, यानी कि देखो उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया, ठीक है, उन्होंने एक प्रोडक्शन यूनिट खोला, वो प्रोडक्शन यूनिट से, ठीक है, उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग करी और डिस्ट्रीब्यूशन किया। ठीक है, हम लोगों को फ़ोन का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, एक फ़ोन की फैक्ट्री लगाई है और फ़ोन बेच रहे हैं। ठीक है, अब हमने फ़ोन खरीदे, लाइक वी एज पीपल ऑफ इंडिया हमने फ़ोन खरीदा एंड उनको जो है सारा प्रॉफिट दिया। ठीक है, जो प्रॉफिट है वो इंडिया में ही रहा ना, बिकॉज दे आर द पीपल ऑफ इंडिया, वो अपनी ही होम कंट्री में प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो प्रॉफिट उन्हीं के पास रहा, प्रॉफिट किसी बाहर के देश में नहीं जा रहा है। बट आप इस चीज़ को समझो, लेकिन जब कोई एक्सटर्नल कंट्री, सॉरी, जब कोई एक्सटर्नल कंपनी होती है, ठीक है, वो इंडिया में आके इन्वेस्ट करेगी तो डेफिनेटली डिमांड तो बूस्ट होगी, हमको फ़ायदा होगा, हमारे देश में फैक्ट्रीज लगेंगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, बट वो हमारे प्रॉफिट जो होगा वो हमारी कंट्री में नहीं रहेगा, वो बाहर जाएगा। ठीक है, तो ये एक मल्टीप्लायर इफेक्ट क्रिएट करता है। ठीक है, फर्स्ट रीज़न क्या हुआ कि हमारी डोमेस्टिक डिमांड बूस्ट होती है, पहली चीज़ तो। दूसरा कारण क्या होता है, व्हाट इज़ द सेकेंड रीज़न, क्रिएशन इन जॉब्स, जॉब्स क्रिएट होती हैं। ठीक है, जॉब्स आपकी क्रिएट होती हैं। तीसरा क्या है, रेजिलियंट अगेंस्ट ग्लोबल शॉक्स, वी विल बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट ग्लोबल शॉक्स, राइट। देखो, लेट अस अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। देखो, अगर हम अपनी लोकल इंडस्ट्रीज को ही स्ट्रॉन्ग करेंगे, ठीक है, इफ़ वी विल स्ट्रेंथन आवर लोकल इंडस्ट्रीज वी विल बी लेस वल्नरेबल टू द ग्लोबल शॉक्स। ठीक है, मान लो कि हमने अपनी लोकल इंडस्ट्रीज को बहुत मजबूत कर लिया है, तो इससे क्या होगा, हमें इम्पोर्ट कम करना पड़ेगा, वी विल बी लेस डिपेंडेंट ऑन एक्सपोर्ट्स, सॉरी इम्पोर्ट्स। ठीक है, हमें बाहर से कम चीज़ें लेनी पड़ेंगी ना। तो अगर एक्सटर्नली कोई भी शॉक आता है, मान लो कि वॉर छिड़ गया दो कंट्रीज़ के बीच में, अगर हम खुद में ही आत्मनिर्भर हैं तो डेफिनेटली हम रिजीलियंट होंगे ना ग्लोबल शॉक से। ठीक है, तो ये लोकल इंडस्ट्रीज का मजबूत बन पाएंगी जब हम लोग अपनी ही कंट्री में इन्वेस्ट करें। इंडियन कैपिटल शुड इन्वेस्ट एट होम, वन ऑफ द मेजर रीजन कि भाई रिजीलियंस मिल जाएगा हमें ग्लोबल शॉक से। ठीक है, ओके। फोर्थ रीजन क्या है इसका, रीजनल डेवलपमेंट प्रमोट होगा, है ना, रीजनल डेवलपमेंट। मतलब इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगा, यानी कि रीजनल डेवलपमेंट का क्या मतलब है कि टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ भी डेवलप्ड होंगी। ठीक है, जो डेवलपमेंट होगी वो मतलब एक जगह पे जो है वो कॉन्क्रिटाइज नहीं होगी, समझो इस चीज़ को, एक जगह पे एक्यूमुलेटेड नहीं होगी। अभी आप देखो हमारे देश में सिर्फ कुछ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, लेकिन अगर डेवलपमेंट बैलेंस्ड होता है, ठीक है, तो उन सिटीज़ पे भी कम प्रेशर पड़ेगा। ठीक है, और एक बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट हो पाएगा। ओके, सो वी शुड इन्वेस्ट इन दी एमर्जिंग स्टेट्स, राइट। दूसरा क्या है, यूटिलाइज डोमेस्टिक सेविंग्स।
यहाँ पे ऑथर क्या बोलना चाह रहा है कि इंडिया का जो सेविंग रेट है ना वो बहुत हाई है, हम लोग बहुत पैसा बचाते हैं, ठीक है। अभी भी फाइनेंशियल नॉलेज है, इन्वेस्ट कहाँ पे करना है, उस सब चीज़ों की नॉलेज नहीं है लोगों को। पीपल प्रेफर टू पार्क देयर मनी मोर इनटू द बैंक्स, ठीक है, सेव करना ज़्यादा अच्छा लगता है लोगों को। तो यहाँ पे ऑथर ये बोलना चाह रहे हैं, मतलब जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा है, तो ये पॉइंट में उन्होंने ये कहा है कि इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग इन फॉरेन एसेट्स, आप मतलब फॉरेन एसेट्स या कुछ भी आप वहाँ पे पैसा लगाने की जगह अगर आप डोमेस्टिकली आप पैसा लगाते हो, ठीक है, तो आप क्या कर पाओगे, इकोनॉमिक ग्रोथ उससे जनरेट होगी, बिकॉज ये आप जो सेविंग्स है उसको आप इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर दोगे, राइट। सेविंग्स में तो क्या है, उतना बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है, यू आर जस्ट गेटिंग द इंटरेस्ट। बट अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो इन्वेस्टमेंट में आपको रिटर्न भी मिलेगा, साथ में इकोनॉमी में भी मल्टीप्लायर इफेक्ट जनरेट होगा, ठीक है, क्योंकि इकोनॉमी में क्या होगा, डिमांड बूस्ट होगी, ठीक है। ओके, दूसरा देखो, अगर हम लोग एक्सटर्नल कंपनीज पे डिपेंडेंट रहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो हम मतलब आके अगर हमारी कंट्री में डेवलपमेंट कर रहे हैं या फिर कैपिटल जो है वो लगा रहे हैं तो हमारे नेशनल इंटरेस्ट के साथ अलाइन हो, ठीक है। लेकिन जब कंपनीज अपने होम कंट्रीज में ही इन्वेस्टमेंट करती हैं तो मोस्टली जो उनका जो एक आइडियोलॉजी रहता है वो नेशनल इंटरेस्ट को लेके उनके साथ अलाइन करता है, ठीक है। इट इज़ अलाइंड विद नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है। वन ऑफ द रीज़न कि क्यों होम कंट्री में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए कि आपके जो नेशनल इंटरेस्ट हैं वो सिक्योर रहते हैं, ठीक है। ओके, ऑल राइट, सो या दैट इज़ इट फॉर टुडे। एंड ये सारे पॉइंट्स थे, एंड आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इफ़ यू डू सो देन प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड कॉमेंट डाउन बिलो, and yeah, I'll see you on the next Sunday. Thank you so much.